साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग विजन आईएएस के पीटी 365 का जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की पीटी 365 है इसको देख रहे हैं और आज के वीडियो में हम लोग जैव प्रौद्योगिकी वाला जो पोर्शन है इसको यहाँ पर कवर करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। हम लोग बात करते हैं जैव प्रौद्योगिकी बायोटेक्नोलॉजी के संबंध में। इसमें पहला टॉपिक है जीनोम एडिटिंग का। तो देखिए चर्चा में क्यों रहा है, चर्चा में इसलिए रहा है कि हाल ही में बायोटेक्नोलॉजी विभाग डीबीटी के सहयोग से एक सिमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल CAR-T टी कह सकते हैं थेरेपी का परीक्षण किया गया है। ठीक है, सिमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल थेरेपी के बारे में यदि बात करें तो यह टी सेल अर्थात टी कोशिका क्या होती है? यह एक प्रकार की श्वेत रक्त कोशिका होती है, ध्यान रखिएगा, WBC सेल होती है। तो यह टी सेल नामक प्रतिरक्षी कोशिकाओं के विकास का एक तरीका है। इन्हें प्रयोगशाला में परिवर्तित कर कैंसर से लड़ने के लिए विकसित किया जाता है ताकि वे कैंसर कोशिकाओं की पहचान कर सकें और उन्हें नष्ट कर सकें। मानव निर्मित रिसेप्टर, जिसे CAR कहा जाता है, के लिए टी कोशिकाओं को कैंसर रोगी के रक्त से एकत्रित किया जाता है। मानव निर्मित रिसेप्टर के लिए टी कोशिकाओं को जो है वो कैंसर रोगी के रक्त से एकत्रित किया जाता है तथा एक जीन का योग करते हुए प्रयोगशाला में परिवर्तित किया जाता है। इससे उन्हें कैंसर विशिष्ट कोशिका के प्रतिजन अर्थात एंटीजन की सटीक पहचान करने में मदद मिलती है। यह जो CAR-T है ये कोशिकाओं को पुनः रोगी के रक्त में डाल दिया जाता है। ये जो CAR-T कोशिकाएं होती हैं इनको पुनः रोगी के रक्त में मिला दिया जाता है। इसे कभी कभी कोशिका आधारित जीन एडिटिंग के एक प्रकार के रूप में भी संदर्भित किया जाता है, क्योंकि इस प्रक्रिया में टी कोशिकाओं के भीतर मौजूद जीन एडिटिंग की जाती है। कोशिकाओं के भीतर मौजूद जीन की जो है एडिटिंग की जाती है जो कैंसर के विरुद्ध लड़ने में मदद करते हैं। CAR-T या CAR-T टी सेल प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहन और समर्थन प्रदान करने हेतु जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद BIRAC और DBT द्वारा विगत 2 वर्षों में अनेक कदम उठाए गए हैं, जैसे एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया, मल्टीपल मायलोमा, ग्लियोब्लास्टोमा, हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा और टाइप 2 मधुमेह सहित विभिन्न रोगों के लिए CAR-T सेल प्रौद्योगिकी के विकास को DBT द्वारा समर्थित किया गया है। वहीं आगे बढ़ने से पहले हम लोग भारत की स्थिति जीनेटिक के संबंध में भारत की स्थिति को थोड़ा समझ लें। तो देखिए आनुवांशिक रूप से संशोधित जीवों के विनियमन के लिए परिसंकटमय सूक्ष्म जीवों, आनुवांशिक निर्मित कोशिकाओं के विनिर्माण, उपयोग, आयात और भंडारण नियम 1989 द्वारा समर्थित अनेक कानूनों, दिशा निर्देशों और नीतियों को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत अधिसूचित किया गया है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR की मानव प्रतिभागियों को शामिल करने वाले बायोमेडिकल और स्वास्थ्य संबंधी अनुसंधान के लिए राष्ट्रीय नैतिक दिशा निर्देश 2017 जीन एडिटिंग प्रक्रिया के विनियमन को इंगित करते हैं। इसके लिए संसद में जैव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अनुसंधान विनियमन विधेयक भी पेश किया गया है। अब देखते हैं कि जीन एडिटिंग होती क्या है। तो देखिए जीनोम या जीन एडिटिंग किसी कोशिका या जीव के DNA में विशिष्ट परिवर्तन की एक विधि है। इसकी मदद से किसी जीव के जीन में आनुवंशिक सामग्री को शामिल किया जा सकता है। जीन के किसी विशिष्ट स्थान पर परिवर्तन तथा अवांछित जीन को हटाया या परिवर्तित किया जा सकता है। यह जीन 3 चरणों कौन सा? DNA को जोड़ने, दूसरा हटाने और परिवर्तित करने। तो यह 3 चरणों वाला एक जटिल तंत्र होता है जिसकी मदद से किसी भी जीवित प्राणी के जीनोम में वांछनीय परिवर्तन किया जा सकता है। जीनोम की एडिटिंग करके किसी भी कोशिका या जीव के आनुवंशिक गुणों को परिवर्तित किया जा सकता है। जर्मलाइन जीन थेरेपी मुख्यतः प्रजनन कोशिकाओं को लक्षित करती है। इसका अर्थ है कि यह है कि DNA में किया गया किसी भी प्रकार का परिवर्तन अगली पीढ़ी में स्थानांतरित हो जाएगा। जीनोम एडिटिंग के लाभ क्या हैं? तो इसके लाभ कई क्षेत्रों में, जैसे कि अनुसंधान में, रोगों के उपचार में, जैसे ल्यूकेमिया और एड्स जैसे रोगों के उपचार में, जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जैसे अनुवांशिक रूप से फसलों, मवेशियों को संशोधित करने में, और वहीं चिकित्सीय क्लोनिंग के क्षेत्र में भी इसका लाभ है। यह कार्य कैसे करता है? तो देखिए जीनोम एडिटिंग प्रक्रिया में एक प्रकार के एंजाइम का उपयोग किया जाता है जिसे संशोधित न्यूक्लियस कहा जाता है। यह जीनोम को
किसी विशिष्ट स्थान पर काटने या उस स्थान से जीनों को हटाने में मदद करता है। संशोधित न्यूक्लियस दो हिस्सों से मिलकर बने होते हैं। पहला हिस्सा न्यूक्लियस होता है जो डीएनए को काटता है, और दूसरा हिस्सा डीएनए टारगेटिंग होता है, जिसे डीएनए के एक विशिष्ट अनुक्रम में न्यूक्लियस का मार्गदर्शन करने के लिए डिजाइन किया गया है। डीएनए को किसी विशिष्ट स्थान से हटाने के बाद कोशिका द्वारा स्वाभाविक रूप से उस स्थान की मरम्मत कर दी जाती है। जीनोम में उस स्थान के डीएनए में परिवर्तन या एडिट करने के लिए इस मरम्मत प्रक्रिया में हेरफेर किया जा सकता है। जीनोम एडिटिंग में शामिल क्या है? डीएनए में किए जाने वाले गौण परिवर्तन, डीएनए के किसी खंड को हटाना तथा डीएनए के किसी खंड को जोड़ना, ये चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। अब बात करते हैं जीनोम एडिटिंग के लिए प्रयोग की जाने वाली तकनीक के बारे में। तो ये तकनीक या विधियाँ मुख्य रूप से डीएनए को काटने हटाने को लेकर के भिन्न हो सकती हैं। तो इसमें जो तकनीकें हैं, जैसे प्रोटीन आधारित, इसमें एक प्रोटीन होता है जो हटाए जाने वाले डीएनए को लक्षित एवं उसकी पहचान करता है। आरएनए आधारित, इसमें आरएनए का एक छोटा अनुक्रम होता है जो हटाए जाने वाले डीएनए को लक्षित करने में मदद करता है। जीनोम एडिटिंग जो तकनीक है ये मुख्यतः 3 है। एक क्रिस्पर-cas9 है, दूसरा जिंक फिंगर न्यूक्लीजेज है ZFN, तीसरा है ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेटर लाइक इफेक्टर न्यूक्लीजेज अर्थात TALENS है। देखिए, क्रिस्पर-cas9 की बात करें तो क्रिस्पर डीएनए लक्षित प्रणाली का एक हिस्सा है जिसमें एक आरएनए अणु, कौन सा आरएनए अणु या गाइड शामिल होता है, जिसे पूरक क्षार संयुग्मन के माध्यम से विशिष्ट डीएनए बेस को लक्षित करने के लिए डिजाइन किया गया है। क्रिस्पर संबद्ध प्रोटीन 9 को या cas9 के रूप में संदर्भित किया जाता है और यह न्यूक्लियस का ही एक हिस्सा है जो डीएनए को काटता या हटाता है। इमैनुअल कॉर्पेंटियर और जेनिफर डार्डना को क्रिस्पर-cas9 इसे एक आनुवंशिक कैंची कहते हैं कि खोज के लिए रसायन विज्ञान के नोबेल पुरस्कार से वर्ष 2020 में सम्मानित किया गया था। वहीं जिंक फिंगर न्यूक्लिजेज की बात करें तो देखिए, यह जो ZFN है का डीएनए बंध वाला हिस्सा जिंक फिंगर प्रोटीन से बना होता है, जिसमें प्रत्येक लगभग 3 डीएनए बेस से जुड़ा होता है। ZFN का न्यूक्लियज हिस्सा सामान्य रूप से एक फोकल न्यूक्लियज का ही एक रूप होता है जो डीएनए को काटता या हटाता है। तीसरा, ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेटर लाइक इफेक्टर न्यूक्लीजेज TALENS। यह जो TALEN है, यह TALEN का डीएनए बंध वाला हिस्सा ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेटर लाइक इफेक्टर हिस्से से बना होता है तथा ZFN की ही तरह TALEN का न्यूक्लियज हिस्सा सामान्य रूप से एक फोकल न्यूक्लियज का ही एक रूप होता है। कुछ अन्य चीज़ों को पहले देख लेते हैं। T और B कोशिकाएं क्या होती हैं, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए, प्रतिरक्षा प्रणाली कोशिकाओं के 2 समूहों से निर्मित होती है, एक जन्मजात या सहज प्रतिरक्षा, दूसरी अर्जित या उपार्जित प्रतिरक्षा अर्थात एक्वायर्ड इम्यूनिटी। जन्मजात प्रतिरक्षा कोशिकाएं शरीर की रक्षा हेतु प्रथम प्रतिक्रियादाता के रूप में कार्य करती हैं। वे संक्रमण, वायरस या बैक्टीरिया जैसे रोगजनकों के विरुद्ध त्वरित कार्रवाई करती हैं, जबकि जो उपार्जित प्रतिरक्षा होती है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, को अनुकूली प्रतिरक्षा भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत T कोशिकाओं और B कोशिकाओं का उपयोग किया जाता है। T कोशिकाओं और B कोशिकाओं का विशेषकर तब जब रोगजनक उस रक्षा की प्रथम प्रतिक्रिया से बच जाते हैं, मतलब जो जन्मजात प्रतिरक्षा कोशिकाएं उससे बच जाते हैं। इन कोशिकाओं को विकसित होने में अधिक समय लगता है जो उपार्जित प्रतिरक्षा अर्थात एक्वायर्ड इम्यूनिटी हैं, क्योंकि उनका व्यवहार अर्जित अनुभव से विकसित होता है, लेकिन वे जन्मजात कोशिकाओं की तुलना में अधिक समय तक जीवित रहती हैं। बीटा कोशिकाओं और T कोशिकाओं को लिम्फोसाइट या एक प्रकार की श्वेत रक्त कोशिकाओं या WBC जो प्रतिरक्षा प्रणाली का हिस्सा है अर्थात कोशिकाओं को लिम्फोसाइट भी कहा जाता है। बीटा कोशिकाओं और T कोशिकाओं को देखिए, B कोशिकाएं, यहाँ B कोशिकाएं कहिएगा, B कोशिकाएं एंटीबॉडी उत्पन्न करती हैं जिनका उपयोग हमलावर बैक्टीरिया, वायरस और विषाक्त पदार्थों को निष्क्रिय करने के लिए किया जाता है। ये जो होते हैं, ये एंटीबॉडी Y आकार के प्रोटीन होते हैं जो प्रत्येक रोगजनक के लिए विशिष्ट होते हैं। T कोशिकाएं रोगजनक आक्रमणकारियों के विरुद्ध प्रत्यक्ष प्रतिरोधक के रूप में कार्य करते हैं। ये साइटोकाइंस भी उत्पन्न करते हैं
ये एक जैविक पदार्थ होते हैं तथा प्रतिरक्षा प्रणाली के अन्य भाग को सक्रिय करने में मदद करते हैं। टी कोशिकाएं शरीर की कोशिकाओं को नष्ट कर देती हैं जो स्वयं वायरस द्वारा लाई गई होती हैं या जिनकी कैंसर बनने की संभावना होती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि टी कोशिकाएं शरीर की कोशिकाओं को नष्ट कर देती हैं जो स्वयं वायरस द्वारा लाई गई होती हैं या जिनकी कैंसर बनने की संभावनाएं होती हैं, उनको टी कोशिकाएं नष्ट कर देती हैं, मतलब उनको कर देती हैं। अगला है न्यूक्लियज। क्या होता है? देखिए, न्यूक्लियज वस्तुतः एंजाइम होते हैं जो न्यूक्लिक एसिड को या तो डीएनए या आरएनए में खंडित कर देते हैं। ये विभिन्न डीएनए पुनर्सुधार पहलुओं के संदर्भ में जीवित जीवों के लिए आवश्यक होते हैं। यदि कुछ न्यूक्लियज में दोष उत्पन्न हो जाता है तो यह प्रतिरक्षाहीनता, इम्यूनोडिफिशियंसी या आनुवंशिक अस्थिरता का कारण बन सकता है। न्यूक्लियज दो प्रकार के होते हैं, एक्सोन्यूक्लियज और एंडोन्यूक्लियज। जहाँ एक्सोन्यूक्लियज डीएनए के सिरों से न्यूक्लिक एसिड को अलग करते हैं, वहीं एंडोन्यूक्लियज डीएनए के भीतर विशिष्ट स्थानों को हटाने या अलग करने में मदद करते हैं। आगे चलते हैं, कुछ संबंधित फैक्टरों को देखें तो हाल ही में बंध्याकरण के माध्यम से रोगवाहक मच्छरों को सुरक्षित रूप से नियंत्रित करने के लिए क्रिस्पर आधारित प्रणाली विकसित की गई है। वहीं नई सटीक निर्देशित बंध्या कीट तकनीक PGSIT एडीज एजिप्टी प्रजाति के मच्छरों के जीन को परिवर्तित कर देती है। ज्ञातव्य है कि यह जो प्रजाति है एडीज एजिप्टी या मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया और जीका आदि रोगों के प्रसार के लिए उत्तरदायी है। PGSIT नर मादाओं का बंध्याकरण करने के लिए क्रिस्पर तकनीक का उपयोग करती है और रोग प्रसारक मादा मच्छरों को उड़ने में असमर्थ करती है। जीन ड्राइव के विपरीत PGCIT प्रणाली आत्मसीमित सेल्फ लिमिटिंग है और इसका पर्यावरण में बने रहना या प्रसारित होना अनुमानित नहीं किया गया है। देखिए, जीन ड्राइव क्या होता है? जीन ड्राइव प्रणाली एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक अनिश्चित काल के लिए वांछित आनुवंशिक परिवर्तनों को सक्षम बनाकर रोगवाहकों को नियंत्रित कर सकती है। इससे संबंधित विकास के संदर्भ में हाल ही में बिल गेट्स द्वारा वित्त पोषित बायोटेक फर्म ऑक्सीटेक ने डेंगू बुखार और जीका वायरस जैसी कीट जनित बीमारियों की रोकथाम के लिए आनुवंशिक रूप से संशोधित नर एडीज एजिप्टी मच्छरों को विकसित किया है। ठीक है, आगे बात करते हैं आनुवंशिक रूप से संशोधित फसलों के बारे में, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स या GM क्रॉप्स के बारे में। सुर्खियों में क्यों है? क्योंकि पशुधन के लिए चारे के रूप में उपयोग करने हेतु भारत द्वारा पहली बार आनुवंशिक रूप से संशोधित सोया मील का आयात किया जाएगा। ठीक है, इससे संबंधित फैक्टरों की यदि बात करें तो आयात की जाने वाली इस सामग्री की निर्जीव प्रकृति को देखते हुए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने इस आयात प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है। हालांकि आयात की जाने वाली इस सामग्री की निर्जीव प्रकृति के कारण मंत्रालय ने इस प्रस्ताव के अनुमोदन से पूर्व जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति GEAC से परामर्श नहीं किया था। GEAC जो है ये आपका पर्यावरण मंत्रालय के अंतर्गत GM फसलों से संबंधित मामलों की देखरेख करने वाली एक विशेष समिति है। सोया मील वस्तुतः सोयाबीन के बीज से तेल के निष्कर्षण के बाद प्राप्त होने वाला कच्चा माल होता है। फिर से सुन लीजिए, सोया मील वस्तुतः सोयाबीन के बीज से तेल के निष्कर्षण के बाद प्राप्त होने वाला कच्चा माल होता है। यह प्रोटीन समृद्ध होता है और इसकी प्रकृति ठोस होती है। यह कुक्कुट चारे का एक प्रमुख घटक है। किसान की कुल उत्पादन लागत में कुक्कुट चारे की हिस्सेदारी लगभग 65% होती है। कितनी होती है? 65% होती है। और सोयाबीन की फसल के खराब हो जाने की स्थिति में सोया मील की कीमतें अत्यधिक बढ़ जाती हैं। आगे बढ़ने से पहले यहाँ कुछ चीज़ों को देख लेते हैं। पहले जेनेटिक इंजीनियरिंग या आनुवंशिक अभियांत्रिकी की बात करें तो शोधकर्ता एक सूक्ष्म जीव से एक जीन को पृथक करते हैं जिसमें एक विशिष्टता होती है जिसे वे पौधे में अध्यारोपित करना चाहते हैं। तो पहले स्टेप में क्या होता है? एकल जीन को पृथक और संशोधित किया जाता है। सेकेंड स्टेप में जीन की कई प्रतिकृतियों को पादप कोशिका में अंतर प्रवेशित कर किया जाता है और वृद्धि के लिए प्रेरित किया जाता है। तीसरा स्टेप सफल रूपांतरण के लिए परिपक्व पौधे से प्राप्त बीज का अध्ययन किया जाता है। अब यहाँ पर हम लोग आनुवंशिक रूप से संशोधित GM खाद्य फसलें क्या हैं इनको पहले समझ लेते हैं। ठीक है, तो देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार आनुवंशिक रूप से संशोधित GM या जीव ऐसे जीव होते हैं
जिनमें विद्यमान आनुवंशिक पदार्थ को प्रयोगशाला में कृत्रिम रूप से, न कि स्वाभाविक संसर्ग या प्राकृतिक पुनर्संयोजन से, तो कृत्रिम रूप से आनुवंशिक इंजीनियरिंग का प्रयोग करके परिवर्तित किया जाता है। आनुवंशिक रूप से संशोधित जीवों से उत्पादित या उनका उपयोग करके उत्पादित किए जाने वाले खाद्य पदार्थों को जीएम खाद्य पदार्थ के रूप में संदर्भित किया जाता है। जीएम फसलों में अन्य प्रजातियों के जीन शामिल होते हैं जिन्हें कृत्रिम रूप से प्रवेश कराया जाता है। विश्व स्तर पर वर्ष 1996 में जीएम फसलों के व्यावसायिक उपयोग को प्रारंभ किया गया था। तब से लेकर अब तक उनका उपयोग तेजी से बढ़ा है। मक्का, कपास, सोयाबीन जैसे फसलों को कीट प्रतिरोधी और शाकनाशी प्रतिरोधी बनाने के लिए आनुवंशिक रूप से संशोधित किया गया है और अब विश्व के कई हिस्सों में इनकी व्यापक रूप से खेती की जा रही है। संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, भारत और कनाडा जीएम फसलों की कृषि करने वाले शीर्ष 5 देशों में शामिल हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, भारत और कनाडा, ये देश विश्व में जीएम फसलों की कृषि के 90% क्षेत्र के लिए उत्तरदायी हैं। बीटी कपास एकमात्र आनुवंशिक रूप से संशोधित जीएम फसल है जिसे वर्ष 2002 में भारत सरकार द्वारा व्यावसायिक खेती के लिए अनुमोदित कर दिया गया था। दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा विकसित जीएम सरसों, धारा, मस्टर्ड हाइब्रिड 11 वाणिज्यिक या व्यावसायिक स्वीकृति के लिए विचाराधीन है, क्योंकि GEAC जो संस्था है इसने विशेष रूप से लाभकारी कीट प्रजातियों पर पड़ने वाले प्रभाव तथा पर्यावरणीय जैव सुरक्षा को लेकर के पूर्ण सुरक्षा मूल्यांकन डेटा विकसित करने का परामर्श दिया है। आनुवंशिक रूप से संशोधित अर्थात जीएम सरसों मृदा में उपस्थित जीवाणु आधारित जीन की एक प्रणाली का उपयोग करती है जो पौधों पादपों को पारंपरिक विधियों की तुलना में संकरण अर्थात हाइब्रिडाइजेशन हेतु अत्यधिक अनुकूल बनाती है। GEAC ने स्वदेशी रूप से विकसित बीटी बैगन की 2 नई ट्रांसजेनिक या पार्जिनिक किस्मों, एक है जनक और दूसरा है BSS 793, तो ट्रांसजेनिक किस्मों के जैव सुरक्षा अनुसंधान क्षेत्र परीक्षण को स्वीकृति प्रदान कर दी है, जिसमें CRY1FA1 बीटी CRY1FA1 जीन या इसे इवेंट 142 कहते हैं को शामिल किया गया है। हालांकि संबंधित राज्यों ने अनापत्ति प्रमाण पत्र NOC लेने और इस उद्देश्य के लिए भूमि के अलग थलग भाग की उपलब्धता की पुष्टि के बाद ही वर्ष 2020-23 की अवधि हेतु 8 राज्यों में इसके कृषि को अनुमोदन प्रदान किया गया है। बैगन हाइब्रिड की इन स्वदेशी ट्रांसजेनिक किस्मों को नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर प्लांट बायोटेक्नोलॉजी जो कि दिल्ली में पूर्ववर्ती किसका है, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन प्लांट बायोटेक्नोलॉजी का, तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा विकसित किया गया है। आगे देखते हैं भारत में जीएम फसलों के विकास और अनुमोदन हेतु विनियामक प्रक्रिया क्या है। तो वर्ष 1989 में जेनेटिकली मॉडिफाइड ये जो हैं और उन GMO और उनके उत्पादों के प्रबंधन की प्रक्रिया को प्रशासित करने वाले नियमों को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 और बाद में जारी किए गए दिशा निर्देशों के अंतर्गत अधिसूचित किया गया है। 2 सरकारी एजेंसियों पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के बायोटेक्नोलॉजी विभाग को इन नियमों के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी बनाया गया है। इन विनियमों के विभिन्न पहलुओं या घटकों के प्रबंधन के लिए मूलतः 6 प्राधिकरण स्थापित किए गए। कौन कौन से? इसमें शामिल है पुनः संयोजक DNA सलाहकार समिति, दूसरा संस्थागत जैव सुरक्षा समिति, तीसरा जेनेटिक मैनुपुलेशन समीक्षा समिति, जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति, राज्य प्रौद्योगिकी समन्वय समिति और जिला स्तरीय समिति। वर्ष 1989 के नियमों के अंतर्गत GMO के विकास के विभिन्न चरणों अनुसंधान, परिरुद्ध फील्ड परीक्षण, खाद्य सुरक्षा मूल्यांकन और पर्यावरण जोखिम मूल्यांकन आदि के संदर्भ में सुरक्षा मूल्यांकन प्रक्रियाओं हेतु समय समय पर दिशा निर्देशों की श्रृंखला को अपनाया जाता रहा है। GEAC अर्थात जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति को निम्नलिखित मामलों में अनुमोदन को रद्द करने का अधिकार दिया गया है। कौन कौन से? GMO के हानिकारक प्रभावों पर कोई नई जानकारी मिलने पर, GMO द्वारा पर्यावरण को इस प्रकार की क्षति पहुंचाए जाने पर जिनकी अनुमोदन दिए जाते समय परिकल्पना नहीं की गई थी, या GEAC द्वारा निर्धारित किसी भी प्रावधान का अनुपालन न किए जाने पर। अन्य संबंधित तथ्यों को देखने से पहले थोड़ा सा हम कुछ अन्य चीज़ों को देख लेते हैं कि GM फसलों के लाभ क्या हैं। तो इसमें यह ठंड, गर्मी और सूखा जैसी कठोर जलवायु के प्रति ज़्यादा सहनशील बनाया जा सकता है या सहनशील होते हैं। पादप रोगों के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाकर बेहतर फसल संरक्षण, बढ़ती हुई आबादी के लिए खाद्य सुरक्षा,
स्थानिक रोगों से प्रजातियों को होने वाले नुकसान की रोकथाम, कम लागत और श्रम के साथ कृषि प्रदर्शन या उत्पादकता में सुधार, कीटनाशक और खरपतवार नाशक का कम उपयोग। आनुवांशिक रूप से संशोधित जो जीएम फसलें हैं, इनके संबंधी जो चिंताएं हैं, उन चिंताओं की भी यदि यहाँ पर चर्चा करें तो देखिए, एक सेकेंड, इसमें आपका पहला है पर्यावरणीय चिंताएं। देखिए, विशिष्टताओं के लिए पर परागण के कारण होने वाले जीन प्रवाह में प्रतिरोध समाहित होता है, जिसके परिणामस्वरूप सहनशील या प्रतिरोध वाली खरपतवारों का विकास हो सकता है, जिनको नष्ट करना कठिन होता है। इसके अतिरिक्त वे जैव विविधता को नष्ट कर सकते हैं तथा लुप्तप्राय पौधों की प्रजातियों के जीन पूल को प्रदूषित कर सकते हैं। साथ ही जैव सुरक्षा संबंधी चिंताओं के तहत जीन स्थानांतरण में उत्पादन की प्रकृति या सूक्ष्म जीवों के उपापचय में परिवर्तन के कारण विषाक्तता का जोखिम समाहित होता है। जीएम फसलों में नए प्रोटीन जिनका खाद्य के रूप में उपभोग नहीं किया गया है में एलर्जी उत्पन्न करने वाले तत्व बनने का जोखिम होता है। इसके साथ ही एंटीबायोटिक प्रतिरोध के लिए उपयोग किए जाने वाले जीन सूक्ष्म जीवों में भी ऐसे जीन का हस्तांतरण करते हैं जिससे स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ती हैं, जैसे कि बैक्टीरिया में एंटीबायोटिक प्रतिरोध। सामाजिक आर्थिक चिंताओं की बात करें तो पेटेंट को लागू करने का जोखिम किसानों को मोनसेंटो जैसी बड़ी इंजीनियरिंग कंपनियों पर निर्भर होने के लिए विवश कर सकता है, जिससे उनकी फसलों के पर परागण की स्थिति में तनाव उत्पन्न हो सकता है। वहीं ये पौधे केवल एक फसल मौसम के लिए व्यवहार्य हो सकते हैं। ये अनुपजाऊ बीज उत्पन्न करते हैं जो अंकुरित नहीं होते हैं। किसानों को प्रत्येक वर्ष नए बीज क्रय करने की आवश्यकता होगी। क्या आप जानते हैं बीटी बैगन के बारे में? बीटी बैगन आनुवांशिक रूप से संशोधित फसल है जिसमें प्राकृतिक रूप से मृदा में उत्पन्न होने वाले बैक्टीरिया के आनुवांशिक रूप से संशोधित जीन को शामिल किया गया है। इसे बैसिलस थुरिजिनियसिस कहते हैं। बीटी का मतलब यही होता है, जो एक क्रिस्टल प्रोटीन का उत्पादन करता है। यह प्रोटीन पौधे को कीट और पतंगों से बचाता है। आगे चलते हैं, अन्य संबंधित तथ्यों को देखते हैं यहाँ पर। तो देखिए, खाद्य सुरक्षा और मानकों पर आनुवांशिक रूप से संशोधित या आनुवांशिक रूप से इंजीनियर्ड खाद्य पदार्थ विनियमन 2021 के प्रारूप की अधिसूचना जारी की गई है। इसके तहत क्या चीज़ जारी की गई हैं? तथा भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI ने खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत नए विनियमन प्रस्तावित किए हैं। ये विनियमन निम्नलिखित पर लागू होंगे। पहला, भोजन के रूप में या प्रसंस्करण के लिए सीधे उपयोग के लिए लक्षित आनुवांशिक रूप से संशोधित जीव GMO या आनुवांशिक रूप से इंजीनियर्ड जीव GEO या जीवित संशोधित जीव LMO। देखिए, GMO, GEO या LMO का तात्पर्य ऐसे जीवित जीवों से है जो आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से प्राप्त आनुवांशिक सामग्री के एक नवीन संयोजन से युक्त हैं। खाद्य या प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ जिनमें LMO, GEO या GMO से उत्पादित आनुवांशिक रूप से संशोधित सामग्री तो शामिल है, परंतु ये जीव इनमें शामिल या समाहित नहीं है। प्रारूप विनियमों के प्रमुख प्रावधान की बात करें तो GMO से प्राप्त किसी भी खाद्य या खाद्य घटक के निर्माण, भंडारण, वितरण, बिक्री और आयात आदि के लिए FSSAI से पूर्व स्वीकृति लेना अनिवार्य है। यदि GMO, GEO या में LMO होते हैं तो FSSAI से अनुमोदन प्राप्त करने के लिए आनुवांशिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति से पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है या होगी। यदि कोई LMO नहीं है तो FSSAI से सीधे अनुमोदन की आवश्यकता होगी। आनुवांशिक रूप से संशोधित GM खाद्य पदार्थों के परीक्षण के लिए नामित खाद्य प्रयोगशालाओं हेतु आहर्ताओं को निर्दिष्ट करता है। यदि आनुवांशिक रूप से संशोधित सामग्री 1% या अधिक है तो GM खाद्य पदार्थों के लिए लेबलिंग मानक लागू किए जाएंगे, 1% से कम के लिए नहीं। आनुवांशिक रूप से संशोधित रबड़, जेनेटिकली मॉडिफाइड रबड़ की बात करें तो हाल ही में असम में, कहाँ पर? हाल ही में असम में विश्व के प्रथम आनुवांशिक रूप से संशोधित रबड़ के पौधे का रोपण किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, असम में यह अपनी तरह का एक प्रथम पौधा है जिसे विशेष रूप से पूर्वोत्तर के लिए विकसित किया गया। साथ ही यह इस क्षेत्र की जलवायविक दशाओं में बेहतर रूप से विकास कर सकने में सक्षम होगा। जीन MNSOD मैगजीन युक्त सुपर ऑक्साइड डिसम्यूजेट, तो यह जीन MNSOD की अतिरिक्त प्रतियों को इस पौधे में अंतर्वेशित कराया गया है। ये शीत ऋतु के दौरान भीषण ठंड की स्थिति से निपटने में सक्षम होंगे, क्योंकि अत्यधिक ठंड के कारण इवा रबड़ के पौधे का विकास बाधित हो जाता था। प्राकृतिक रबड़ का पौधा उष्ण आर्द्र अमेजन वनों का एक स्थानिक पौधा है। तो ध्यान रखिएगा, उष्ण आर्द्र अमेजन वनों का स्थानिक पौधा है।
शीतल जलवायु दशाएं इसके लिए प्रतिकूल रूप से प्रतिकूल होती हैं, प्राकृतिक रूप से प्रतिकूल होती हैं। ध्यातव्य है कि इसे केरल स्थित भारतीय रबड़ अनुसंधान संस्थान द्वारा विकसित किया गया है, इस अनुवांशिक रूप से संशोधित रबड़ को। तो ध्यान रखिएगा, भारतीय रबड़ अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? केरल में। आगे चलते हैं, जीनोम अनुक्रमण या जीनोम सीक्वेंसिंग के बारे में बात करते हैं। सुर्खियों में क्यों रहा है? सुर्खियों में इसलिए रहा है, टेलीमियर टू टेलीमियर कंसोर्टियम के शोधकर्ताओं ने पहला पूर्ण मानव रेफरेंस जीनोम का अनुक्रमण किया है। जीनोम अनुक्रमण, जीनोम सीक्वेंसिंग के बारे में बात करें तो जीनोम अनुक्रमण का आशय किसी व्यक्ति के डीएनए में क्षार युग्म बेस पेयर के सटीक क्रम को समझना है। एक जीनोम एक जीव के डीएनए का पूर्ण समुच्चय है। एक जीनोम जो होता है एक जीव के डीएनए का पूर्ण समुच्चय है। इसमें डीएनए और जीन क्या होता है? डीएनए का एक विशिष्ट खंड होता है। तो इसमें डीएनए और जीन से युक्त सभी गुणसूत्र क्रोमोसोम समाविष्ट होते हैं। मानव जीनोम में लगभग 3 बिलियन क्षार युग्म होते हैं जो मानव के निर्माण और इसे बनाए रखने से संबंधित दिशा निर्देशों या संबंधित निर्देशों के आकलन में मदद करते हैं। देखिए, जीनोम अनुक्रमण सहायता कर सकता है, किसके लिए कर सकता है? तो यह जो है वायरस किस प्रकार फैलता है और कैसे विकसित होता है इसकी समझ में सुधार करने में, अनुवांशिक उत्परिवर्तन की पहचान करने में, दुर्लभ रोग के जीनोमिक कारणों की पहचान में तथा रोगों के प्रति जनसंख्या स्तर की प्रवृत्तियों का पता करने इत्यादि में। देखिए, जीनोम अनुक्रमण के लिए की गई जो विभिन्न पहले हैं उन पहलों की बात करें तो इसमें है इंडिजन कार्यक्रम। भारत से विविध निर्जातीय समूहों का प्रतिनिधित्व करने वाले 1000 भारतीय व्यक्तियों का संपूर्ण जीनोम अनुक्रमण करने के लिए आरंभ किया गया। यह वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा वित्त पोषित है। जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट की बात करें तो इसका लक्ष्य संदर्भ जीनोम रेफरेंस जीनोम निर्मित करने के लिए संपूर्ण भारत के नागरिकों से 10,000 आनुवंशिक नमूने एकत्र करना है तथा यह जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा इसको प्रारंभ किया गया है। अगला है मानव जीनोम परियोजना। मानव जीनोम परियोजना यह संपूर्ण मानव जीनोम के डीएनए अनुक्रम को निर्धारित करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय शोध प्रयास है। यह वर्ष 1990 से आरंभ होता है और 2003 में पूर्ण हुआ था। मानव जीनोम परियोजना यह पूर्ण हो चुकी है। संबंधित फैक्टरों की बात करें तो नैनोपोर जीन अनुक्रमण ये क्या है? यह पुरानी तकनीकों की मदद से किए जाने वाले पहले के विश्लेषण की तुलना में दीर्घ डीएनए या आरएनए अंशों या खंडों में प्रत्यक्ष एवं वास्तविक समय आधारित विश्लेषण को तीव्र और वहनीय बनाता है। इसका कार्य एक विद्युतीय प्रवाह में होने वाले परिवर्तनों की निगरानी मदद करना है। ये परिवर्तन न्यूक्लिक एसिड से या न्यूक्लिक एसिड के प्रोटीन के नैनोपोर से गुजरने के कारण उत्पन्न होता है। न्यूक्लिक एसिड जीवन के सभी रूपों के लिए आवश्यक होते हैं। ये सभी कोशिकाओं और वायरस में पाए जाते हैं। न्यूक्लिक एसिड 2 प्राकृतिक रूपों में उपलब्ध हैं जिन्हें डीएनए और आरएनए कहा जाता है। तो डीएनए और आरएनए क्या है? न्यूक्लिक एसिड के 2 टाइप्स हैं। इसमें विशिष्ट डीएनए और आरएनए अनुक्रम प्रदान करने के लिए परिणामी संकेत को डिकोड किया जाता है आपके जीन अनुक्रमण में। आगे चलते हैं, जैव प्रौद्योगिकी प्राइड दिशा निर्देश के बारे में बात करते हैं। क्योंकि सुर्खियों में क्यों रहा है? हाल ही में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के बायोटेक्नोलॉजी विभाग डीबीटी द्वारा विकसित बायोटेक प्राइड डेटा विनियमन के माध्यम से अनुसंधान और नवाचार के प्रोत्साहन हेतु दिशा निर्देश जारी किए गए हैं बायोटेक्नोलॉजी विभाग के द्वारा। इन दिशा निर्देशों के बारे में बात करें तो जैविक ज्ञान से संबंधित डेटा के साझाकरण, उपलब्धता और संग्रहण को सक्षम करने के लिए बायोटेक प्राइड दिशा निर्देशों को राष्ट्रीय डेटा शेयरिंग और सुलभता नीति या राष्ट्रीय आंकड़ा भागीता एवं अभिगम्यता नीति 2012 के सिद्धांतों के अनुरूप तैयार किया गया है। वर्तमान में भारत में जैविक डेटा को अंतर्राष्ट्रीय निक्षेपागारों भंडारों में संग्रहित किया जाता है तथा इसके साझाकरण के लिए कोई दिशा निर्देश मौजूद नहीं है। देखिए, इन दिशा निर्देशों के तहत डेटा सृजनकर्ता उत्पादकों जमाकर्ताओं को अधिसूचित डेटा निक्षेपागार रिपोजिटरी में उपयुक्त डेटाबेस में डेटा को संग्रहित जमा करने हेतु उत्तरदायी बनाया गया है। किसी व्यक्ति या संगठन जिसके डेटा को सार्वजनिक रूप से उपलब्ध डेटाबेस में संग्रहित है को डेटा आहरण या वापस लेने की अनुमति दी जा सकती है यदि वह डेटा के लिए वैध दावों के साथ या तो प्रत्यक्ष रूप से या जमाकर्ता के माध्यम से न्यायसंगत अनुरोध करता है।
देखिए, इन दिशा निर्देशों को डीबीटी द्वारा समर्थित क्षेत्रीय जैव प्रौद्योगिकी केंद्र में स्थित भारतीय जैविक डेटा केंद्र के माध्यम से कार्यान्वित किया जाएगा। इन दिशा निर्देशों के तहत अन्य मौजूदा जैविक डेटा समुच्चयों या डेटा केंद्रों को IBDC अर्थात भारतीय जैविक डेटा केंद्र के साथ जोड़ने की परिकल्पना की गई है, जिसे बायोग्रिड कहा जाएगा। यह बायोग्रिड देश में अनुसंधान द्वारा सृजित होने वाले सभी जैविक ज्ञान, सूचना और डेटा के लिए एक राष्ट्रीय निक्षेपागार या भंडार होगा। साथ ही यह निम्नलिखित के लिए उत्तरदायी होगा। किसके लिए? अनुसंधान और नवाचार को सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से इसके द्वारा अपने डेटा विनिमय आदान प्रदान को सक्षम करना तथा डेटा समुच्चयों के लिए सुरक्षा मानकों और गुणवत्ता के उपायों को विकास करना तथा साथ ही डेटा अभिगम्यता के लिए विस्तृत तौर तरीके स्थापित करना। कुछ अन्य चीज़ों की देखते हैं यहाँ पर। जवाबदेहिता के साथ डेटा साझाकरण के जो सिद्धांत हैं किस पर आधारित हैं? डेटा उच्च मानकों पर आधारित, निष्पक्ष और सत्यापन योग्य होना चाहिए। लोक सहभागिता, पारदर्शिता, निजता और गोपनीयता का संरक्षण इन सिद्धांतों पर आधारित होता है। डेटा सहभाजन के तौर तरीकों का प्रबंधन IBDC भारतीय जैविक डेटा केंद्र द्वारा निम्नलिखित 3 श्रेणियों के तहत किया जाएगा। पहला, निर्बाध पहुंच। ऐसी श्रेणी जहां निर्बाध पहुंच रहेगी। डेटा प्रदाताओं द्वारा मुक्त रूप से सभी के लिए उपलब्ध डेटा को सार्वजनिक उपलब्धता या निर्बाध पहुंच वाले डेटा कहते हैं। सार्वजनिक वित्त पोषित, अनुसंधान द्वारा सृजित मुक्त पहुंच श्रेणी के अंतर्गत सूचीबद्ध सभी प्रकार के डेटा को FAIR अर्थात अन्वेषण योग्य, अभिगम्य, अंतर प्रचालनीय और पुनर्प्रयोज्य सिद्धांतों के तहत सभी वैज्ञानिक समुदाय और सामान्य जन के लिए उपलब्ध होंगे। दूसरा, प्रबंधित या नियंत्रित पहुंच। प्रबंधित या नियंत्रित पहुंच वाले डेटा वह डेटा होते हैं जिनको डेटा उत्पादक, सृजनकर्ता, जमाकर्ता द्वारा आरोपित विशिष्ट प्रतिबंधों के अधीन साझा किया जाता है। दूसरा, सार्वजनिक निधियों का उपयोग कर सृजित किए जाने वाले डेटा के मामले में इस प्रकार के प्रतिबंध या डेटा तक पहुंच और उपयोग करने संबंधी को वित्त पोषण एजेंसी द्वारा अपने निक्षेपण से पहले लगाया जाता है। पूर्णतः प्रतिबंध, संवेदनशील डेटा तक पहुंच की अनुमति नहीं दी जाएगी, भले ही इसे सार्वजनिक धन का उपयोग करके सृजित किया गया है। आगे बात करते हैं राइबो न्यूक्लिक एसिड हस्तक्षेप के बारे में। तो देखिए, सुर्खियों में क्यों है? हाल ही में कीटनाशकों के निर्माण के लिए RNA हस्तक्षेप RNAi तकनीक के उपयोग का सुझाव दिया गया है। RNAi जो है यह वस्तुतः एक प्रक्रिया है जिसका उपयोग कर अवांछित कोशिका अथवा हानिकारक जीन को निष्क्रिय किया जा सकता है। कीटनाशकों में RNAi के उपयोग की प्रक्रिया की बात करें तो वैज्ञानिकों ने सर्वप्रथम कोशिका स्तर पर कीटों के अस्तित्व के लिए आवश्यक प्रोटीन की आवश्यकता का पता लगाया है। RNAi तकनीक का उपयोग कर वैज्ञानिकों ने उन प्रोटीनों को कीट में सृजित होने से रोकने हेतु विशिष्ट RNA को विकसित किया है। यह केवल विशिष्ट कीटों को लक्षित करने तथा मधुमक्खियों, केंचुओं आदि जैसे अनुकूल कीटों को पहुंचने वाली क्षति को कम करने में मदद कर सकता है। RNA अणुओं को स्प्रे, स्टेम इंजेक्शन, रूट ड्रेचिंग या बीज उपचार जैसे अनुप्रयोगों के माध्यम से बाह्य रूप से पौधों तक पहुंचाया जा सकता है। इस प्रकार पौधों का टीकाकरण करके अर्थात पौधों से कीटों तक विशिष्ट RNA अणु को स्थानांतरित कर पौधों को संक्रमण से सुरक्षित रखा जा सकता है। RNA हस्तक्षेप RNAi के बारे में बात करें तो कोशिका में उत्पादित अणुओं को डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड DNA में आलेखित आनुवंशिक कूट के पठन हेतु एक विधि की आवश्यकता होती है। इस विधि को जीन अभिव्यक्ति के रूप में जाना जाता है। RNA हस्तक्षेप विशिष्ट संदेशवाहक RNA mRNA के उत्पादन को कम करके या प्रोटीन में इसके अंतरण को अवरुद्ध करके अनुक्रम निर्देशित जीन साइलेंसिंग नामक अत्यधिक सटीक तंत्र द्वारा जीन अभिव्यक्ति को नियंत्रित करता है। mRNA एक एकल स्टैंडर्ड अणु होता है जो कोशिका के नाभिक में DNA से आनुवंशिक कूट को राइबोसोम, अर्थात राइबोसोम क्या होता है? कोशिका का प्रोटीन संश्लेषण तंत्र होता है, तो आनुवंशिक कूट को राइबोसोम तक ले जाता है। RNAi के तहत डिशर के रूप में ज्ञात विशेष एंजाइमों का उपयोग डबल स्टैंडर्ड RNA को सूक्ष्म खंडों में विभाजित करने के लिए किया जाता है। इसे स्मॉल इंटरफेयरिंग RNA के रूप में जाना जाता है। यह जो स्मॉल इंटरफेयरिंग RNA है को जीन अभिव्यक्ति में हस्तक्षेप करने और जीन के कार्य में हेरफेर करने के लिए नियोजित किया जाता है। RNAi लगभग सभी यूकेरियोटिक मतलब जीव जिनकी कोशिकाओं में एकल नाभिक और अन्य झिल्लीबद्ध अंग होते हैं, तो सभी यूकेरियोटिक जैसे कि जानवरों, कीटों, कवक आदि में स्वाभाविक रूप से होता है। RNAi के लाभ बताएं
तो देखिए, इससे विषाणु रोग जनकों के विरुद्ध प्रतिरोध प्रदर्शित करने वाले पौधों के उत्पादन एवं कैंसर के उपचार के लिए विभिन्न उपचार प्रणालियां विकसित करने में इसका उपयोग किया जा सकता है। कुछ अन्य चीज़ों को यहाँ पर पहले देख लेते हैं। देखिए, क्या आप जानते हैं पादप और जंतु कोशिका को? पादप कोशिकाओं में सेलुलोज से बनी कोशिका भित्ति पाई जाती है, जबकि जंतु कोशिकाओं में यह अनुपस्थित होते हैं। कोशिका भित्ति पादप कोशिका को यांत्रिक मजबूती प्रदान करती है, वहीं पादपों में कोशिका भित्ति जो होती है, जो कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली से बनी होती है, तो पादपों में कोशिका भित्ति जो है और सेलुलोज दोनों पाई जाती है। ठीक है। पादप कोशिकाओं में एक बड़ी केंद्रीय रिक्तिका अर्थात रसधानी होती है, जो कोशिका के आयतन के 90% हिस्से तक को घेर सकती है, और पशु कोशिकाओं में या जंतु कोशिकाओं में कई छोटी रिक्तिकाएं होती हैं जो पादप कोशिकाओं से बहुत छोटी होती हैं। आगे चलते हैं, कुछ अन्य सुर्खियों की बात करते हैं, जैसे डार्क जीनोम की। ये डार्क जीनोम क्या है? तो हाल ही में मानव जीन के बाहर डार्क जीनोम के डीएनए की जांच कर रहे वैज्ञानिकों ने उन विकसित क्षेत्रों की खोज की है जो सिक्जोफ्रेनिया और द्विध्रुवी विकार बाइपोलर डिसऑर्डर से जुड़े प्रोटीन के लिए संकेतावली या कोड बनाते हैं। पारंपरिक तौर पर जीन के रूप में परिभाषित क्षेत्रों के बाहर के डीएनए को डार्क जीनोम कहा जाता है। जीन के रूप में परिभाषित क्षेत्रों के बाहर के डीएनए को। ये ऐसे जीन या प्रोटीन हैं जिनके जैविक कार्य पर न्यूनतम ज्ञान उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त इससे संबद्ध तथा उनके विश्लेषण जैसे एंटीबॉडी के लिए सीमित उपकरण मौजूद हैं। इस प्रकार इनका सटीक चिकित्सा पहलों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। आगे बात करते हैं बोर्ग डीएनए के बारे में। पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका में वैज्ञानिकों ने नमूनों का विश्लेषण करते हुए ऐसी नवीन डीएनए संरचनाओं का पता लगाया है जो काल्पनिक स्टार ट्रैक बोर्ग एलियंस के समान है। ये अन्य प्रजातियों के ज्ञान और प्रौद्योगिकी या तकनीक को शामिल करते हैं। बोर्ग डीएनए ऐसी संरचनाएं हैं जिन्हें पूर्व में कभी देखा नहीं गया है। तो बोर्ग डीएनए ऐसी संरचनाएं होती हैं जो संभवतः अपने वातावरण में मौजूद सूक्ष्म जीवों के जीन को निष्क्रिय और उनके व्यवहार विशेषताओं को धारण कर लेते हैं। बोर्ग्स मीथेन का पाचन करने के साथ साथ संपूर्ण चयापचय प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक अनेक जीनों की विशेषताओं को समाहित कर लेते हैं। शोधकर्ताओं के अनुसार बोर्ग का संभावित अनुप्रयोग जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में सहायक हो सकता है। बोर्ग एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल तत्व या घटक हैं जिनका अर्थ है इस प्रकार का डीएनए अनुक्रमण गुणसूत्रों के बाहर पाया जाता है, जो अधिकांश कोशिकाओं के केंद्र के भीतर स्थित होते हैं और जिनमें जीव से संबंधित अधिकांश आनुवंशिक सामग्री उपस्थित होती है। आगे देखते हैं राष्ट्रीय जीन बैंक, नेशनल जीन बैंक के बारे में। एनजीबी हाल ही में नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो NBPGR पूषा में विश्व के दूसरे सबसे बड़े नवीनीकृत अत्याधुनिक राष्ट्रीय जीन बैंक का लोकार्पण किया गया। कहाँ पे? दिल्ली स्थित राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो में। NBPGR भारत में खाद्य और कृषि के लिए स्वदेशी और विदेशी पौधों के आनुवंशिक संसाधनों के अधिग्रहण और प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कार्यरत एक नोडल संस्थान है। वर्ष 1996 में स्थापित NGB अर्थात राष्ट्रीय जीन बैंक जो है भावी पीढ़ियों के लिए पादप आनुवंशिक संस्थानों के बीजों को संरक्षित करने की दिशा में कार्य करने वाला एक निकाय है। 10 लाख जर्म प्लाज्मा को संरक्षित करने की क्षमता के साथ नवीनीकृत अत्याधुनिक NGB विश्व का दूसरा सबसे बड़ा जीन बैंक है। वर्तमान में बैंक 4.52 लाख परिग्रहण का संरक्षण कर रहा है, जिनमें से 2.7 लाख जर्म प्लाज्मा भारतीय हैं और शेष अन्य देशों से आयातित हैं। मुख्य रूप से NGB बोले तो नेशनल जीन बैंक, तो मुख्य रूप से NGB द्वारा 4 प्रकार की सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, अर्थात बीज जीन बैंक -18 डिग्री सेल्सियस, क्रायोजीन बैंक -170 से लेकर -196 डिग्री सेल्सियस, इन विट्रो जीन बैंक 25 डिग्री सेल्सियस और फील्ड जीन बैंक। लेकिन नॉर्वे में स्थित स्वालबार्ड ग्लोबल सीड वर्ल्ड विश्व का सबसे बड़ा बीज संग्रह केंद्र है। भारत का सीड वर्ल्ड जो है हिमालय में लद्दाख के चांगला में स्थित है। तो इस प्रकार से यहाँ पर इसके विज्ञान प्रौद्योगिकी पहले टॉपिक हमने कंप्लीट किया। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।